हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मित्रों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मस्त हो ना? वेरी गुड। ओके। तो कुछ बच्चों ने लिखा कल की क्लास बहुत मज़ेदार थी। वो तो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है मित्रों, टॉपिक कैसा था। है ना? क्लास तो हर दिन की वैसी ही मज़ेदार होती है। क्लास तो उतने ही इंटरेस्ट से मैं हर दिन पढ़ाता हूँ। है ना? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ मित्रों, मैं तो एकदम मस्त हूँ। आप सब कैसे हो? ठीक हो ना? चलो उपस्थित हो जाओ फटाफट। आप लोगों की शुरुआती दौर में इतने बढ़िया तौर तरीके थे कि कक्षा में मैं उपस्थित होता था, उससे पहले तमाम विद्यार्थी उपस्थित। पर अब आप लोग थोड़ी सी मटरगस्ती कर देते हैं। है ना? उपस्थित हो जाया करो मित्रों। ओके। हम लोग पढ़ रहे थे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म पढ़ रहे थे। भूमि सुधार कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे थे। और भूमि सुधार के संदर्भ में लैंड रिफॉर्म के 3 टूल्स को हमने पढ़ा था। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था बिचौलियों की समाप्ति या जमींदारी उन्मूलन, या जमींदारी उन्मूलन। दूसरा बिंदु हमारे पास आया था मित्रों, सेकेंड पॉइंट, काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार। काश्तकार वह व्यक्ति था जो लगान के बदले किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करता था, मालिकाना हक उसे प्राप्त नहीं होता था। तीसरा था भूमि की सीमाबंदी। भूमि की सीमा बंदी। इन 3 बिंदुओं को हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। सर एक क्वेश्चन था कि इस मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो क्या डॉक्टर खुल्लर 11th-12th की बुक लेना है? जीएस के लिए बिल्कुल लेना है सोनी, वो तो ऑप्शनल वालों को भी बेसिक स्टडीज के रूप में पढ़ना ही है, पक्का पढ़ना है। सचिन ने लिखा है तालाब का सबसे ज़्यादा यूज किन एरियाज में किया जाता है? मैंने लिखाया है सचिन, साउथ इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में, प्रायद्वीपीय भाग में। है ना? लिखाया है 1/3 यूज होता है एटलीस्ट। सर ठीक है, गुड है शिव, समझ गए आपके प्रश्न को शिव। सर आपके द्वारा बोला गया हर शब्द याद हो जाता। ओके प्रदीप। चंदन सर प्री के व्यू से फैक्ट भी बता दिया। सारा फैक्ट आता जा रहा है चंदन, कहीं एक शब्द में ऐसा लगा है कि फैक्ट आप लोगों की क्लास में नहीं आ रहा? फैक्ट भी क्लास के साथ साथ होता चला जा रहा है। आप लोग ऐसा क्यों समझते हो फैक्ट नहीं है? हर बिंदु पर फैक्ट्स में समाहित कर देता हूं। ठीक है? वीडियो चल रहा पक्का पक्का ठीक से चल रहा है? ओके ठीक है। हम्म चलो, कुल मिलाकर आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। ठीक है? ओके भारती, गुड आफ्टरनून। शिखर ने कुछ लिखा टाइम तमिलनाडु में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है शिखर। तमिलनाडु का रायलसीमा का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र बेसिकली मैसूरू से लेकर बेंगलुरु पठार का क्षेत्र, ऐसे एग्जाम्पल तो है ही हैं। है ना? दीपिका सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मोस्ट वेलकम। सर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा? अरे अभी हमने फिनिश किया है सोनी। अब आप लोगों के बैच में इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का नंबर बहुत बाद में आएगा। अब लगातार कक्षाएं चल रही है ना, तो सब चीज़ें आ जाएंगी। पहले आप लोग वर्ल्ड फिजिकल पढ़ेंगे, आफ्टर दैट इंडिया फिजिकल पढ़ेंगे। सर अगर अगर आप सर अगर आप गुस्सा ना करो तो एक बात कहूँ, कहिए प्रदीप। अच्छा आगे लिखा है आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू मित्र, थैंक यू। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। कोई बात नहीं। कहते हैं ना कर्म पथ पर जो मिला वो भी सही ये भी सही। तो आप लोगों के साथ तो मैंने दिल का नाता जोड़ा है।
तो ये भी सही वो भी सही है ना। ओके, बिल्कुल वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे और आफ्टर दैट इंडिया की ओर आएंगे। ओके सोनी, सोनी मोस्ट वेलकम। रुक रुक कर चल रहा है सचिन, यहाँ से ठीक है, यहाँ से नेटवर्क एकदम ठीक है, मैंने चेक करवा लिया है, ठीक है ना। अ, मैं अपसेट रहती हूँ कभी कभी, लेकिन आपकी क्लास से तबीयत मस्त हो जाती है। ओके, चलो ये आप सबका प्यार है मित्रों। सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो आज तो आप लोग तारीफों के एकदम कहते ना कशीदे एकदम। सर क्या इंडिया में मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं है? बिल्कुल मिक्स्ड क्रॉपिंग है, घर घर मिक्स्ड क्रॉपिंग है, हर कोई मिक्स्ड क्रॉपिंग करता है, खूब ज़्यादा मात्रा में करता है साहिल, है ना। ओके, पीडीएफ डलवा दीजिएगा, बोलेंगे इसी बोलेंगे इन लोगों से। ओके अंजलि, ठीक है, बीना पूजा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ें क्या। नीतीश ने एक प्रश्न पूछा है, एनसीईआरटी 11 एवं 12 से हो जाएगा जीएस के लिए? बिल्कुल, क्लास और एनसीईआरटी 11th 12th बहुत है, पर 6th 7th 8th की पढ़नी पड़ेगी। नहीं, कोई बच्चा लेट नहीं है, पूजा भी आप लेट नहीं हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, रोपण कृषि के बारे में बता दीजिए। मीना बहुत सिंपल है, किसी भी आप लोग घर में लौकी, कद्दू, करेला ये रोपते हो या नहीं रोपते हो? तो कोई भी फसल या कोई भी पौधा जो रोप कर लगाया जाए उसे रोपण कहते हैं। आम का बगीचा रोपा है या नहीं रोपा कभी? आंवले का बगीचा, कुछ भी आप ऐसा समझो, लीची का बगीचा, तो ये तो फल के अंतर्गत आ जाते, तो इनको फलोद्यान कृषि कहते हैं सामान्यतः। जहाँ बेसिकली मसालों की कृषि की जाती है, चाय कॉफी रबर आदि की कृषि की जाती है, उसे रोपण कृषि के अंतर्गत रख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। श्वेता सर आजकल आपसे इंटरैक्ट नहीं हो पाते, मैसेज नहीं जाता है क्या? सर बिल्कुल आता है श्वेता, बिल्कुल आता है। सर जहाँ पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई की जाती है उस वहाँ खेतों को कैसे जोता जाता, हटा लिया जाता है, जुताई से पूर्व हटा लिया जाता है, दीपिका हटा लिया जाता है। सर बुक के भी नोट्स बनाना जरूरी नहीं, बुक को केवल पढ़ना, बुक्स के नोट्स नहीं बढ़ाना है, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, बुक्स को केवल पढ़ना है। मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में पशुपालन एवं कृषि दोनों होता है, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक ही फसल, एक ही भूजोत में कई फसलों को एक साथ उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। भौगोलिक प्रभाग क्या होता है? चंदन ने पूछा है। कोई एक ऐसी भौगोलिक अवस्थिति जो अपने आप में आसपास से पृथक हो उसे भूभौगोलिक प्रभाग कहते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल, टीजीटी पीजीटी के लिए सफिशिएंट होगा क्या? मोर देन सफिशिएंट होगा, शानदार रहेगा उसके लिए भी। पीजीटी टीजीटी एंड नेट जीआरएफ के लिए बहुत अच्छा होगा उसके लिए। बट सर हमारे यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग जीवन निर्वाह, तो ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ गया साहिल? बिल्कुल जीवन निर्वाह के रूप में है। इकोनॉमी का भी क्लास ओपन करवाइए, पक्का होगा शिव, सचिन ने कुछ लिखा है। ओके, अब तो बंद करिए मैसेज, अदरवाइज जब मैं पढ़ना बंद करूंगा, कुछ कुछ टॉपिक नहीं मिलते हैं सर जी बुक में, कोई बात नहीं है श्वेता, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, जो नहीं मिलता नहीं मिलता, जो मिल रहा है उसको पढ़िए। आपकी क्लास बनाना है और बुक रीड करनी है, ठीक है, बिल्कुल रीड करिए सोनी, किताबों को पढ़िए और क्लास के नोट्स बनने चाहिए। कोचिंग से जो पीडीएफ मिला है उसका नोट्स बनाना है क्या? नहीं, किसी का नोट्स नहीं बनाना, नोट्स केवल क्लास में जो पढ़ रहे हो उसका ही बनेगा। बस यही, इसी के साथ आपकी बातें समाप्त करता हूँ। और मित्रों अब मैं क्लास पर बात करता हूँ, बस बातें समाप्त। आपके कमेंट्स देख भी नहीं रहा। ध्यान रखना, आज हमें अन्य 3 पक्षों को पढ़ना है। जो चौथा पक्ष है वो है भूमि की चकबंदी, भूमि की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड।
तो पांचवा पक्ष है जिसको कहते हैं सहकारी कृषि, सहकारी कृषि। और जो छठवां है, कल आपको मैंने बताया था, भूमि का अंकेक्षण, भूमि का अंकेक्षण। इतनी बातों को हमें आज पढ़ना है और अपने टॉपिक को इसके बाद आगे भी बढ़ाना है, आगे भी बढ़ाना है। ठीक है ना? ध्यान से सभी लोग हेडिंग देंगे, भूमि की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। पूरी कहानी के साथ चीज़ों को अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो और अच्छे से लिखो। बार बार कमेंट्स करते रहोगे तो मैं केवल कमेंट्स देखूंगा और मित्रों अच्छे से फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर कैसे मतलब निकलेगा, आपका उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी। तो प्लीज़ मुझे ध्यान से सुने, बस कमेंट्स करना बंद करें। अब कोई जरूरी कमेंट्स हो तब भी आप रुक कर रहेंगे, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से तो आप लोगों के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित ही हूँ, पर उसके बाद भी आपको पढ़ना है, इसलिए कुछ एक समय के बाद आप लोग स्वयं अपनी वॉच पर देख लिया करो। जैसे 10 मिनट हो जाए, 8 से 10 मिनट, फिर उसके बाद कमेंट्स बंद कर दिया करो। कल भी तो क्लास होगी, कल पूछ लेना अपनी बातों को। देखो है क्या भारत में, जैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति थे, उनके पास सपोज 100 एकड़ लैंड थी, 100 एकड़। इनके पास 4 बेटे हैं और 100 एकड़ भूमि इनकी 4 टुकड़ों में थी। कितने टुकड़ों में थी? 4 टुकड़ों में थी। समझना, यहीं पर बना देता हूं। इस टुकड़े में थी, इस टुकड़े में थी, इस टुकड़े में थी, इस टुकड़े में थी। अब इनके 3 बेटे थे, तो ये भूमि भी 3 खंडों में बटी, ये भूमि भी 3 खंडों में बटी, ये भूमि भी 3 खंडों में, ये भूमि भी 3 खंडों में बटी। सबके पास भूमि का एक एक टुकड़ा है। सपोज एक के पास एक भूमि का टुकड़ा यह, एक भूमि का यह, एक भूमि का यह, एक भूमि का यह। मतलब एक व्यक्ति के पास 100 एकड़ भूमि थी, 25-25 एकड़ के अलग अलग 4 खेत थे इसके पास। अब इसके जब बच्चों में, 3 बच्चों में या 4 बच्चों में हिस्से बटे, 4 बच्चों में हिस्से बटे, तो चारों के पास आया 25-25 एकड़। लेकिन एक 25 एकड़ में से आया, एक 25 एकड़ में से आया, एक 25 एकड़ में से आया, एक 25 एकड़ में से आया। समझ रहे मेरी बात की नहीं? बच्चों के पास आया। अब जब इनके पास आ गया, भूमि का खंड आ गया, तो समझने की कोशिश करिएगा। अब इसके 2 बच्चे थे, इसके 2 बच्चे थे, इसके 2 बच्चे थे, पहला वाला ही है। इसी तरह से अब इसके आप समझो, इसके आप समझो। सपोज इसके 3 बच्चे थे, इसके 3 बच्चे थे, इसके 3 बच्चे थे, इसके 3 बच्चे थे। तो इस तरह से जब ये हिस्सेदारी बढ़ती जाती है लगातार मित्रों, हिस्सेदारी बढ़ती जाती है, तो हिस्सेदारी के बंटवारे के क्रम में एक व्यक्ति के पास भूमि होती तो है, लेकिन वो छोटी छोटी भू जोतों में बट जाती है। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ पूरी की पूरी भूमि उसके पास एक ही स्थान पर पाई जाए। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ सारी की सारी भूमि उसकी एक ही स्थान पर पाई जाए, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में पूरी की पूरी भूमि बटी होती है। सपोज किसी किसान के पास 25 एकड़ भूमि आई, अब बटकर 10 एकड़ भूमि आई। अब 10 एकड़ भूमि भी पता चलेगा 1.5 एकड़ कहीं और है, 2 एकड़ कहीं और है, 3 एकड़ कहीं और है। ऐसा सा छोटी छोटी भू जोतों में बटा हुआ होगा। अब अगर उसकी 10 एकड़ की भूमि इकट्ठा होती, तो उस इकट्ठा भूमि में वह किसी भी प्रकार की उन्नत कृषि कर सकता था। अगर ट्रैक्टर भी चलाता, हार्वेस्टर भी चलाता, तो
एक बार में हार्वेस्टर बहुत बड़े लैंड की कटाई करता, एक बार में ट्रैक्टर बहुत बड़े लैंड की जुताई करता। पर भूमि चूंकि कई खंडों में बटी है तो पता चलेगा कि 1-1.5 घंटे जुताई यहां पर किया, फिर आधा घंटे ट्रेवल करके दूसरे जगह पर गया, वहां जुताई किया, फिर 15 मिनट ट्रेवल करके फिर वहां गया। तो इससे मित्रों अतिरिक्त रूप से धन की भी बर्बादी होती है, श्रम की भी बर्बादी होती है। कभी भी कृषक उन्नत कृषि नहीं कर पाता। तो कृषकों के पास उपस्थित जो छोटी छोटी ये भूमियां हैं, क्या है मित्रों, जो छोटी छोटी भूमियां हैं, भूमि उपस्थित तो है लेकिन इसकी अपनी भू जोतें बहुत ही छोटी छोटी हैं। इन बिखरी हुई भू जोतों को ही चक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे मित्रों? चक कहते हैं, CHUCK। क्या कहते हैं? CHUCK। चक के नाम से इन्हें जाना जाता है। कृषकों की बिखरी हुई छोटी छोटी भू जोतों को चक कहा जाता है। आप ये जानते हैं कि भारत में कृषि केवल जीवन निर्वाहक है। अगर इसे उन्नत बनाना है, कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना है का मतलब है कि उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करनी है, तो इसमें जो कृषिगत आधुनिक साधन है, आधुनिक मशीनरी है, उन तमाम साधनों का प्रयोग करना होगा ताकि कृषि उन्नत हो सके। अब उन्नत कृषि व्यवस्था के लिए क्या, उन्नत कृषि व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि आपकी भूमि का एक पर्याप्त बड़ा हिस्सा हो जिसमें आप मशीनों का प्रयोग कर सको, कृषि से संबंधित अन्य साधनों का प्रयोग कर सको, भूमि का बड़ा सा हिस्सा हो। अगर वही भूमि छोटे छोटे हिस्सों में बटी है तो न तो उत्पादन बेहतर होगा, न उत्पादकता बेहतर होगी। इसीलिए सरकार ने नियम बनाया कि बिखरी हुई भू जोतों को एक साथ कर दिया जाए। तो एक साथ करने की प्रक्रिया को ही चकबंदी कहा गया, क्योंकि बिखरी हुई भू जोतें ही चक थी, तो चक को इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाई मित्रों? चकबंदी कहलाई। क्या कहलाई? चकबंदी कहलाई। अब ये चकबंदी भारत में 2 प्रकार की प्रचलित है। एक तो अनिवार्य चकबंदी है कि आपको चकबंदी कराना ही पड़ेगा। तो दूसरी मित्रों अनिवार्य के स्थान पर कैसी चकबंदी है? ऐच्छिक चकबंदी है। एक कैसी है? अनिवार्य है, तो दूसरी कैसी है? ऐच्छिक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एट विल है यहां पर, बट यहां पर मित्रों ध्यान रखना अनिवार्य रूप से आपको करवाना ही पड़ेगा। 2 रूपों में भारत में चकबंदी का कार्य प्रचलित है। बेसिकली पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर ही जो कृषकों के पास बिखरी हुई भू जोतें थीं, उन भू जोतों को कंसोलिडेट करने का कार्य पूरा कर लिया गया। आरंभिक दशकों में ही इन राज्यों में कंसोलिडेट करने का कार्य पूरा कर दिया गया है। परंतु भारत में आज भी ऐसे कई राज्य हैं जहां यह कार्य पूरी तरह से हो ही नहीं पाया, क्योंकि ऐच्छिक चकबंदी के अंतर्गत क्या होता है कि चकबंदी के लिए अनुनय विनय कृषकों को करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो एक हल्का है, एक पटवारी जितना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास जितना एक लैंड रहता है, रेवेन्यू लैंड रहता है, उसको हल्का बोलते हैं। एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर होगा, उसके अंदर आने वाला जो एक लैंड का पूरा हिस्सा होगा उसको एक हल्के के नाम से जाना जाता है। तो पटवारी के पास जितना एक हल्का है, भूमि का कुल रकबा है, उस रकबे के आधे किसान, कम से कम ऐसे आधे किसान जिनके पास कुल भूमि का 2/3 से अधिक हिस्सा हो, आधे किसान, कम से कम आधे किसान जिनके पास कुल भूमि का आधे से अधिक खंड हो, अगर वह सरकार को लिखित रूप से प्रतिवेदन देते हैं कि हमारी भूमि का चकबंदी किया जाए, तो सरकारें इस दिशा पर, चकबंदी की दिशा पर आगे कदम बढ़ाएंगी। कौन? सरकारें चकबंदी की दिशा पर इस शर्त पर आगे कदम बढ़ाएंगी।
क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? आगे कदम बढ़ाएंगे, अदरवाइज सरकारें इस दिशा पर कदम नहीं बढ़ाएंगी। तो इस प्रकार के कार्य को ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं, जबकि अनिवार्य चकबंदी के अंतर्गत सरकारों ने अनिवार्यतः लोगों के चकों को एकत्रित करने का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक दशकों में ही कर दिया है। अब मित्रों, इसके मार्ग में बड़ी सी समस्याएं आती हैं। मजे की बात आपको बताऊं, इसके मार्ग में बड़ी सी समस्याएं, सपोज एक किसी गांव में 10 किसान हैं, 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, 4 किसान, 3 बना दिया मैंने यहां पर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसान हैं। अब ये 12 के 12 किसान आवेदन सरकार को देते हैं कि मेरे गांव में जो भूमि है उसकी चकबंदी की जाए। अब चकबंदी का कार्य आरंभ होगा। तो पहली बात कि चकबंदी सरकार इसलिए नहीं करना चाहती, यह सरकार की अनिच्छा रहती है, क्योंकि चकबंदी कार्य में जो आर्थिक बोझ या आर्थिक दबाव होता है वह सरकारों पर जाता है। इसलिए सरकार खुद ही बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहती है। ये बात जान लीजिए, चीजें मेंशन नहीं रहती हैं। सरकारें खुद ही बहुत अब इंटरेस्टेड नहीं है कि चकबंदी के कार्य में उनको लिप्त होना पड़े, उनको जुड़ना पड़े। पहली बात तो यह समस्या आती है। दूसरी, चकबंदी में किस प्रकार से सारी भूमियों को इकट्ठा एक इकाई मानकर कृषकों को किस किस प्रोपोर्शन में बांटा जाए, इसके लिए वह प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते हैं। उनके लिए ट्रेनिंग का अभाव होता है। तो ट्रेंड ना होने के कारण, ट्रेनिंग के अभाव के कारण मित्रों, उन्हें यह कार्य ठीक प्रकार से आता ही नहीं है। तो तीसरी बात, कृषकों के पास जो उपलब्ध भूमि है वह एक प्रकार की नहीं है। कुछ भूमि उर्वर है तो कुछ भूमि अनुर्वर है। तो उर्वर कृषक को किस प्रोपोर्शन में भूमि दी जाए, अनुर्वर वाले कृषक को किस प्रोपोर्शन में और कहां पर भूमि दी जाए, यह भी बता पाना काफी कठिन हो जाता है। चौथी बात, चकबंदी का कार्य करना तो है। एक कृषक को सपोज मिलना चाहिए था 5 एकड़ भूमि, परंतु लोग करते क्या है, अगर वो किसान बेचारा गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सरकार उसकी चकबंदी में भूमि तो ले लेगी, इसकी उर्वर भूमि को ले ली, और उर्वर भूमि मिलने के बाद भी इसे कैसी भूमि प्रदान कर देगी, अनुर्वर भूमि प्रदान करेगी। क्यों? क्योंकि लेखपाल महोदय, पटवारी महोदय और जो ये नायाब तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर महोदय होते हैं, उस गांव के रसूखदार परिवार से, उस गांव के आर्थिक संपन्न व्यक्ति से अच्छी खासी मोटी रकम अपने पॉकेट में घूस के रूप में रखते हैं, और घूस के रूप में रखकर उन्हें तो बेहतर जमीनें अलॉट करते हैं, गरीब किसानों को मित्रों अच्छी जमीनें नहीं देते, चाहे भले ही उनकी जमीन पैतृक रूप से बेहतर प्राप्त होती हो। तो इस दशा में भी मित्रों कठिनाई आती है। इस दशा में भी कठिनाई आती है कि अब वो अनुर्वर भूमि क्यों लेना चाहेगा। फिर उसे जितनी भूमि मिलना चाहिए उतनी भूमि सरकारें नहीं देती हैं, और उन व्यक्तियों को जिन्हें भूमि का खंड उतना नहीं मिलना चाहिए उन्हें प्रदान कर देती हैं। तो यह मार्ग में भी कठिनाई आती है। तो कुछ व्यक्तियों में यह भी कठिनाई आती है कि वह अपनी पैतृक भूमि को किसी और को नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका भूमि के प्रति अपना लगाव होता है। तो अपनी पैतृक भूमि को किसी और को नहीं देना चाहते, इसलिए भी लोगों के साथ कठिनाई आती है कि आखिर अब कैसे चकबंदी का कार्य किया जाए। तो ये तमाम कार्य चकबंदी के मार्ग में बाधाओं के रूप में देखे जाते हैं मित्रों। यही तमाम बातें अब मैं आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं। मोहित ने कुछ प्रश्न किया, गुड इवनिंग सर। सर आज थोड़ा लेट हो गया। नहीं, अभी एकदम शुरू ही हुआ मोहित, अभी एकदम शुरू ही हुआ, एक शब्द भी नहीं लिखा, बस हेडिंग है ना, बस हेडिंग है और कुछ नहीं। ठीक है सर, चकबंदी में हमारी लैंड 200 बीघा से 114 बीघा ही मिली। ठीक बोल रहे हो प्रशांत, मैं यही तो बोल रहा हूं ना कि कितनी जमीन थी आपको, अब उस प्रोपोर्शन में जमीन मिली ही नहीं। सर हम पीएचडी करेंगे तो ऑप्शनल काम करेगा वहां तक पहुंचाने में,
आप हमारी सब्जेक्ट से करोगे तो मैं जरूर बोलूंगा कि बहुत काम करेगा। मित्रों, इतना ऑप्शनल करने के बाद आपकी चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, इतना मैं पक्का गारंटी से कहता हूं। चीजों के बारे में सोचने का तरीका बदल जाएगा। बहुत अलग डायमेंशन पर जाके कक्षाएं रहती हैं, बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बढ़िया आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अवश्य करनी होगी। तो पक्का कर डालिएगा पीएचडी, ठीक है, अच्छे से कर डालिएगा। चलो, तो अब इसी बात को मैं लिखाता हूं, इसी बात को सभी बच्चे लिखेंगे ठीक से। तो लिखेंगे, ध्यान से लिखिए सभी कि भारत में कृषकों के पास कृषि भू जोतों का आकार कृषि भू जोतों का आकार अत्यंत ही छोटा है। कृषि भू जोतों का आकार अत्यंत ही छोटा है। इसलिए अब छोटा है कि ब्रैकेट लिख देंगे 0.46 हेक्टेयर, 0.46 हेक्टेयर, है ना। लिखेंगे इसलिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह भू जोतें अनार्थिक हो जाती हैं। पूर्ण विराम, जिनमें कृषिगत आधुनिक साधनों का उपयोग भी अत्यंत कठिन होता है। पूर्ण विराम। अतः इस समस्या के समाधान हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत चकबंदी लाया गया। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो। कृषकों के पास उपस्थित बिखरी हुई भू जोतें चक कहलाती हैं। बिखरी हुई भू जोतें क्या है? चक कहलाती है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो चकबंदी इन
इन बिखरे हुए खेतों को कृषकों के आपसी समझौते द्वारा एक ही स्थान पर करने की प्रक्रिया समझौतों द्वारा एक ही स्थान पर करने की प्रक्रिया चकबंदी कहलाती है। चकबंदी कहलाती है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे। ऐसा लिखो, हेडिंग दे दो, बल्कि लिखो चकबंदी के प्रकार। चकबंदी के प्रकार। अब चकबंदी के प्रकार में डैश देकर लिखेंगे नंबर 1। अनिवार्य चकबंदी डैश देकर इसमें कृषकों को अनिवार्यतः चकबंदी करानी होती है। पूर्ण विराम लगाकर इसे कानूनी प्रक्रिया से किए जाने के कारण कानूनी चकबंदी भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लिखेंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में कानूनी चकबंदी के तहत यह कार्य पूरा कर लिया गया है। पूर्ण विराम। तो दूसरा लिखो ऐच्छिक चकबंदी। पूर्ण विराम सॉरी डैश देकर लिखेंगे। इसके अंतर्गत कृषक स्वयं ही लिखित आवेदन के माध्यम से
कृषक स्वयं ही लिखित आवेदन के माध्यम से चकबंदी कराए जाने की मांग करते हैं। चकबंदी कराए जाने की मांग करते हैं। चकबंदी कराए जाने की मांग करते हैं। मांग करते हैं जिसकी आवश्यक शर्त है कि, क्या आवश्यक शर्त मित्रों? तो लिखेंगे जिसकी आवश्यक शर्त है कि कम से कम आधे किसान, कम से कम 50% आधे किसान जिनके पास कुल भूमि खंड का 2/3 हिस्सा, कम से कम दो कम कुल जिसके पास कुल भूमि का कम से कम 2/3 हिस्सा हो उन्हें लिखित आवेदन द्वारा, उन्हें लिखित आवेदन द्वारा यह कार्य करना होता है। लिखित आवेदन करना होता, बस इतना होगा। बस सेंटेंस ठीक कर देंगे मित्रों। कई बार सेंटेंस बोलने के क्रम में इधर उधर होता भी है तो ठीक कर डालेंगे, ठीक है ना। लिखित आवेदन करना होता है। पूर्ण विराम पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे ऐच्छिक चकबंदी के तहत, ऐच्छिक चकबंदी के तहत गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में 80 से 90% यह काम किया जा चुका है। फाइल में मित्रों बस 80 से 90% यह काम किया जा चुका है, शेष बाकी है, अभी कुछ काम बाकी है ऐच्छिक चकबंदी में, ठीक है ना। अब हेडिंग दो, चकबंदी के मार्ग में बाधाएं। चकबंदी के मार्ग में बाधाएं, क्या क्या बाधाएं आएंगे? पहला, किसानों में अपनी पैतृक भूमि के प्रति, किसानों में अपनी पैतृक भूमि के प्रति अत्यधिक लगाव। किसान या कृषकों में अपनी पैतृक भूमि के प्रति, अपनी पैतृक भूमि के प्रति अत्यधिक लगाव। अत्यधिक लगाव कृषकों में, ठीक है। नंबर टू, चकबंदी से जुड़े कर्मचारियों का, चकबंदी से जुड़े कर्मचारियों का
अत्यधिक भ्रष्ट होना, अत्यधिक भ्रष्ट होना तथा चकबंदी कार्य के तकनीकी ज्ञान का, चकबंदी कार्य के तकनीकी ज्ञान का अभाव। न ज्ञान है न कुछ है, और भ्रष्ट तो अब समझ ही लो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ज्यादा भ्रष्ट आप में से कई विद्यार्थी नौकरी में भी होंगे, मैं जानता हूं, और मुझे कुछ भला बुरा बोल रहे होंगे, लेकिन आप बोल कैसे सकते हो मित्र? वास्तविकता तो वास्तविकता है। क्या मैं हर व्यक्ति को कह रहा हूं? क्या मैं अपने विद्यार्थियों को कह रहा हूं? मास लेवल पर तो मित्रों ऐसी ही स्थिति आप भी है, अच्छे से जानते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, आप नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में चकबंदी का व्यय सरकार पर आता है। चकबंदी का व्यय सरकार पर आता है। सरकार पर आता है, इसलिए सरकारी अनिच्छा, सरकार खुद ही नहीं चाहती बहुत अधिक, सरकारी अनिच्छा। तो नेक्स्ट पॉइंट, कृषकों की भूमि के मूल्य में अंतर के कारण, कृषकों के भूमि की मूल्य में अंतर के कारण, मूल्य में अंतर, गुणवत्ता में अंतर, अंतर के कारण चकबंदी के समय उचित न्याय नहीं किया जाना, उचित न्याय नहीं किया जाना, उचित न्याय नहीं किया जाना, पूर्ण विराम। ये सब बाधाएं हैं। तो चकबंदी के फिर लाभ क्या है? तो लिखो, बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, चकबंदी के लाभ, चकबंदी के लाभ। नंबर वन चकबंदी के लाभ में लिखो, कृषिगत उन्नत साधनों के प्रयोग में, कृषिगत उन्नत साधनों के प्रयोग में, कृषिगत उन्नत साधनों के प्रयोग में आसानी, आसानी, पूर्ण विराम। दूसरा बिंदु, श्रम कॉमा समय एवं साधनों, श्रम, समय एवं साधनों की बर्बादी से बचत, की बर्बादी से बचत, बर्बादी से बचत। तो नेक्स्ट, भूमि की बर्बादी, भूमि की बर्बादी में कमी, बर्बादी में कमी, क्योंकि यदि भूखंड छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि यदि भूखंड छोटे छोटे होते हैं, भूखंड छोटे छोटे होते हैं, तो मेड़ या बंधिकाओं से, मेड़ या बंधिकाओं
छोटी छोटी जो मेड़े बनाई दी जाती हैं या बंधियां बनाई जाती हैं, बंधिकाओं में भूमि की बर्बादी होती है। बर्बादी होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाभ क्या होगा? एक जगह पर भूमि हो जाएगी तो हर जगह जो कृषकों में आपस में लड़ाइयां होती हैं वो बंद हो जाएंगी। तो लिखें, कृषकों के आपसी विवादों में कमी। प्रशांत, आप किस जिले से हो मित्र? कहां से आप बिलोंग करते हो? बिल्कुल उचित लिखा है आपने, मुझे अक्षरशः बातों की जानकारी है। ठीक है ना? भूमि विवादों में कमी। तो नेक्स्ट लिखेंगे, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषकों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार होता है। ओके ओके प्रशांत, देख लिया मैंने। कृषकों के आय एवं आय स्तर या रहन सहन तथा आय स्तर में सुधार होता है। पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों आपका चकबंदी का कार्य। मैंने आपको बताया, शुरू किया मैंने कि आखिर चक क्या होता है। तो चकबंदी क्या है, भारत में कितने प्रकार की चकबंदी है, चकबंदी के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं, आखिर चकबंदी से लाभ क्या क्या प्राप्त होता है, चकबंदी से लाभ क्या क्या प्राप्त होता है, ये तमाम प्रकार के पक्ष मित्रों बताए। वास्तविकता कुछ ऐसी है कि आज भी चकबंदी जिन क्षेत्रों में हुई है उन क्षेत्रों में कई किसानों के साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है मित्रों। उन अन्यायों के केस आज भी हजारों हजारों की संख्या में कोर्ट्स में चल रहे हैं और उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आप सभी के सभी जानते हैं रेवेन्यू का केस ऐसा होता है कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक लोग लड़ते रहते हैं और इनका कोई समाधान नहीं आता। एक कोर्ट से समाधान आएगा, लोग दूसरे कोर्ट में चले जाएंगे, दूसरे से समाधान आएगा, लोग तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से समाधान आएगा, कुछ नया क्लॉज जोड़कर लोग पुनः पहले में आ जाएंगे। जब तक चाहें कई कई पीढ़ियां इन केसेस को लड़ती रहती हैं और इनका कोई वास्तविक समाधान नहीं आता। मित्रों, इस तरह से रेवेन्यू के केसेस होते हैं। इसीलिए मेरा आपको सुझाव रहता है कि कोशिश करें इन तमाम विवादों से मुक्त रहें। हमारी कोशिशों से बस बहुत कुछ नहीं होता, हमारी कोशिशों से बस बहुत कुछ नहीं होता, पर जितना अधिक से अधिक कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें इन भूमि विवादों से मुक्त रहें मित्रों। भूमियों के विवादों में फंसकर आपको अपने जीवन का उत्सर्ग नहीं करना है, अपने जीवन का त्याग नहीं करना है, जीवन को नष्ट नहीं करना है। जीवन निश्चित रूप से बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करनी है मित्रों। समझ गए ना मेरी बात की नहीं? बस बढ़िया तरीके से मित्रों इन तमाम पक्षों को पढ़िएगा। साहिल ने कुछ लिखा है, सर चकबंदी को पूरे इंडिया लेवल पर अनिवार्य रूप से क्यों नहीं लागू? मैंने बता दिया ना कि हजारों हजारों केस पड़े हैं पेंडिंग में। इतना विवाद हो किसी कानून पर तो कैसे उसे अनिवार्य लागू किया जा सकता है? दीवानी 50 ईयर एवब सर, बिल्कुल दीवानी 100 साल से ऊपर लोग लड़ रहे हैं, आप 50 साल कह रहे हैं, बिल्कुल दीवानी केस चल रहे होंगे। शिखर में मानता हूं सर, किसी फार्मर की लैंड चकबंदी में आती है, वो फार्मर अपनी लैंड चकबंदी में नहीं देना चाहता है, तो क्या सरकार जबरदस्ती उन किसानों से लैंड ले सकती? ध्यान रखें प्रवेश, अगर 2/3 से अधिक भूमि के मालिक लिखित चकबंदी का आवेदन सरकार से करते हैं तो 1/3 नहीं भी चाहेंगे तब भी चकबंदी का कार्य किया जाएगा। पर आपको लगता है इतना सरल है? अगर इसका खर्च सरकारों के ऊपर आएगा
तो सरकारें इतना जल्दी तैयार हो जाएंगी एप्लीकेशन देने से, ऐसा भी नहीं होता। नियम ऐसे हैं, नियम ऐसे हैं। प्रशांत ने कुछ लिखा, सर एक प्रधान था, 450 बीघे लैंड थी, आज वो चप्पलों में कोर्ट में आता है, उसका लड़का आता होगा। प्रशांत, अरे बहुत से केसेस में, बहुत केसेस को जानता हूं सर। हमारे यहाँ अभिषेक ने लिखा, सर हमारे यहाँ भी केस चल रहा है कोई बात नहीं मित्रों, इन सब चीजों से जितना जल्दी फुर्सत हो सकते हो प्रयास करना कि इन सब से कुछ बहुत ऊपर आप लोग कर डालो, तो इन सारी समस्याओं से निजात मिल जाए मित्रों। और कुछ इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। कृषक इन चीजों को बहुत दिल से लगा बैठते हैं, और सच्चाई है भी कि उनके पास वही आय का साधन होता है, तो पीढ़ियों पीढ़ियों तक इन्हीं में उलझे रहते हैं। जबकि ज्यादा बेहतर कदम होगा कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अपने अधिकारों को आप छोड़ें, एक प्रक्रिया को साथ में चलने दें, लेकिन कोशिश करें कि उससे कुछ बड़ी लाइन खींचें। अगर एक लकीर आपकी छोटी हो चुकी है तो दूसरी बड़ी लकीरें इतनी बड़ी कर दें कि छोटी लकीर अपने आप में खुद ही नेग्लेक्जिबल लगने लगे, आपको कोई समस्या ही ना लगे। कुछ ऐसे प्रयास आप सबको करना है। तो ये तमाम केसेस आप सबके जेहन में होंगे, आप सबकी जानकारी में होंगे मित्रों। तमाम केस चल रहे हैं, तमाम केस चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ये बात हो गई, चकबंदी हो गया। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग की, सहकारी खेती की। मजे की बात बताता हूं, विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में आए हुए बच्चों में मैंने सहकारिता का भाव देखा। कैसे कैसे सहकारिता का भाव मैंने देखा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक एग्जाम्पल कि ऑप्शनल के लिए आपको क्लाइमेटोलॉजी के लिए 2 किताबें पढ़नी है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने किसी विद्यार्थी को समझाया कि ऑप्शनल के लिए आपको 2 किताबें पढ़नी है, क्लाइमेटोलॉजी के लिए दोनों दोस्त हैं। मैंने एक को कहा कि आप क्रिचफील्ड की बुक ले लीजिए, मैंने एक को कहा कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है तो क्रिचफील्ड की बुक ले लीजिए, और दोनों को मैंने कहा ऐसा करिए कि क्रिचफील्ड के साथ अगर आप पढ़ सकते हैं तो इंडियन राइटर में DS लाल की ले लीजिए। अब एक विद्यार्थी क्या अपने दूसरे विद्यार्थी से, मित्र से कहता है कि यार क्यों ना ऐसा करें कि दोनों किताबें लेने के लिए ना मेरे पास पॉकेट में पैसा है, दोनों किताबें लेने के लिए ना तेरे पास पॉकेट में पैसा है, एक किताब मैं ले लेता हूं, एक किताब तू ले ले। जब तू पढ़ डालेगा तो तेरी वाली किताब मैं ले लूंगा, जब मैं पढ़ डालूंगा तो मेरी वाली किताब तू ले लेना। अर्थात दोनों जब 2 पुस्तकें हैं और दोनों पुस्तकों पर मिलकर पढ़ रहे हैं, पारस्परिक सहयोग की भावना से। इसी प्रकार कृषि कार्य भी है। कुछ छोटे किसान हैं, कुछ उन्नत किसान हैं, कुछ किसान नहीं है, उनके पास कृषि मशीनरी की उपलब्धता है, कुछ व्यापारी हैं। ध्यान से, छोटे किसान के पास मशीनरी उपलब्ध नहीं है, मशीनरी उपलब्ध लोगों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है। इन दोनों की उपलब्धता वाले लोगों के पास वित्त की उपलब्धता नहीं है। तो 3 व्यक्ति मिल गए, एक किसान मिल गया, एक व्यापारी मिल गया, एक मशीन का विक्रेता मिल गया। तीनों मिले और तीनों मिलकर सहयोग की भावना से कृषि कार्य करने लगे। तो एक छोटे किसान को भी वह लाभ मिल जाता है जो बड़े किसान को मिलता है, और एक व्यापारी को भी वह लाभ मिलता है जो एक किसान को मिल जाता है। दोनों को पारस्परिक लाभ होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना से कृषि करते हैं। तो अब एक दूसरा तरीका, बड़े किसान और छोटे किसान सब मिलकर अपनी लैंड को एक इकाई भूमि के रूप में देखते हैं। सपोज एक किसान के पास 50 एकड़ भूमि है, 3 किसानों के पास 10-10 एकड़ भूमि है, तो चारों किसान मिल गए तो हो गई 80 एकड़ भूमि। अब इस 80 एकड़ भूमि पर चारों मिलकर खेती करने लगे तो चारों को एक दूसरे का पारस्परिक लाभ मिलेगा। बड़े किसान से इनको श्रम लाभ मिल जाएगा,
छोटे किसान को बड़े किसान से पूंजी मिल जाएगा तथा मशीनरी मिल जाएगी। एक दूसरे के पारस्परिक लाभ से कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता उच्च प्राप्त होने लगेगी। इस क्रियाविधि को ही सहकारी कृषि कहा जाता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। मित्रों, पारस्परिक सहयोग की भावना से अपनाई गई या की गई कृषि पद्धतियों को ही सहकारी कृषि कहा जाता है। इन सहकारी फॉर्मों के मदद के लिए मित्रों भारत में कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की गई है। यह कोऑपरेटिव बैंक्स कर्मी इन किसानों को समय पर वित्त उपलब्ध कराते हैं, धन उपलब्ध कराते हैं, ताकि यह उन्नत कृषि को अंजाम तक पहुंचा पाए। तो ये खेती पद्धति भारत में कहां अपनाई जाती है, क्या सफल है? बेसिकली अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के गन्ना किसानों ने इस कृषि पद्धति को अपनाया है। आंध्र प्रदेश के मछुआरों ने एक कृषि पद्धति को अपनाया है और काफी सफल रही है भारत के स्तर पर दुनिया के स्तर पर तो कई जगह पर यह सफल है अलग अलग तरीके से। अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में, जो कि किसानों में आपस का वैमनस्य इतना अधिक है, किसानों में आपसी द्वेष तथा ईर्ष्या की भावना इतनी अधिक है कि पारस्परिक सहयोग की भावना तो होना दूर, एक दूसरे की क्षति पहुंचाने पर भी बाज नहीं आते, एक दूसरे को निरंतर हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए भारत के शेष भागों में यह सफल नहीं रही। आपको 3 क्षेत्र बता सकते हैं: महाराष्ट्र का गन्ना किसान, आंध्र प्रदेश का मत्स्य मछुआरा तथा गुजरात का दुग्ध उत्पादन का कार्य सहकारी फॉर्म के द्वारा होता है, सहकारी एजेंसियों के माध्यम से होता है। बाकी भारत में यह कार्य सफल नहीं रहा मित्रों। ओके, अभिषेक ने लिखा, सर चकबंदी में जमीन से ग्राम समाज भी निकाल देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। चंदन लिखा, सर आप एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं, दैट्स व्हाई आई बिकम फैन ऑफ यू। ओके चंदन, सर आपकी जैकेट अच्छी लग रही है। क्या देखते रहते हो? पढ़ो मित्रों, पढ़ो अच्छे से। कपड़े कुछ नहीं है मित्रों, कपड़े तो शरीर ढकने का एक माध्यम है बस। कोई चीज किसी को अच्छी लगे, कोई चीज किसी को अच्छी लगे, अच्छी बात है चेतन, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, बट कोशिश किया करो टीचर पढ़ाता कैसे है, टीचर आपको देता क्या है, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया करो। अच्छाई बुराई क्या है? कोई खूबसूरत है, कोई उतना खूबसूरत नहीं है, कोई महंगे कपड़े अफोर्ड करता है, कोई नहीं करता है। स्मार्टनेस शिक्षक की केवल शिक्षा प्रदान करने तक होती है ना। अब आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, पर मित्रों सच्चाई है। आप लोग एकदम फोकस्ड रहा करो अपने पढ़ाई पर। निश्चित रूप से पढ़ाई को लेकर आप लोग कुछ भी कमेंट्स करते हैं, मुझे भी ठीक लगता है। सर रिवर बैंक पर वाटर मिलियन की खेती, शानू ने पता नहीं क्या पूछ लिया है, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं है चेतन। ओके चंदन, निश्चित रूप से फेरारी का जैकेट है तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे, है ना, उससे कुछ नहीं होता। ठीक, चलो तो अब मैं आगे बढ़ूं मित्रों, ध्यान से आगे बढ़ूं। क्या आपको इस बात को भी लिखा देता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो लिखो सभी। चकबंदी सहकारी कृषि की बात लिखिए। अब आप लिखिए, भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कृषि संरचनागत सुधारों में आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म, सहकारी कृषि
संरचनागत विकास के अंतर्गत आती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखेंगे पारस्परिक सहयोग की भावना से, पारस्परिक सहयोग की भावना से, भावना से लघु, सीमांत एवं बड़े किसानों, लघु, सीमांत एवं बड़े किसानों, लघु, सीमांत एवं बड़े किसानों, किसानों के एक साथ मिलकर, बड़े किसानों के कि नहीं, बड़े किसानों का एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, सहयोग करते हुए अपनाई गई कृषि पद्धति, अपनाई गई कृषि पद्धति, पद्धति सहकारी कृषि कहलाती है। सहकारी कृषि कहलाती है, कहलाती है। पूर्ण विराम इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में लघु एवं सीमांत किसानों को भी, लघु एवं सीमांत किसानों को भी, सीमांत किसानों को भी वह आर्थिक, आर्थिक लाभ मिल पाता है, वह आर्थिक लाभ मिल पाता है जो बड़े किसानों को प्राप्त होता है, जो बड़े किसानों को प्राप्त होता है, बड़े किसानों को, तो वह इनको भी मिल पाएगा, ठीक है ना, बड़े किसानों को प्राप्त होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, इतनी बात लिखिए। फिर आगे ध्यान से, फिर आगे ध्यान से पैरा चेंज करते हुए लिखना कि अति उन्नत दशा में, अति उन्नत दशा में, अति उन्नत दशा में उत्पादनकर्ता के साथ साथ, उत्पादनकर्ता जो लोग उत्पादन कर रहे हैं मतलब कृषक, उत्पादनकर्ता के साथ साथ, अति उन्नत दशा में उत्पादनकर्ता के साथ साथ प्रसंस्करण करता, मतलब जो प्रोसेस करेगा फसल को, प्रोसेस करेगा जो है ना, प्रसंस्करण करता जो विक्रय करेगा, विपणन करता, विपणन कहलाता है बेचने की क्रिया, विपणन करता आदि भी, विपणन करता आदि भी सम्मिलित रहते हैं। उत्पादनकर्ता, विपणनकर्ता आदि भी सम्मिलित रहते हैं, आदि भी सम्मिलित रहते हैं। पूर्ण विराम पैरा चेंज करते हुए सहकारी कृषि को, सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कृषकों द्वारा, सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषकों द्वारा नहीं, राज्य सरकारों द्वारा, राज्य सहकारों द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एजेंसीज, सहकारी बैंक एवं एजेंसीज, कमिटी, समितियों,
सहकारी समितियों, इकाइयों, निकायों, कुछ भी, निकायों का गठन किया गया है, का गठन किया गया है, गठन किया गया है, जो कि कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु कृषक सहकारी समितियों को, कृषक सहकारी समितियों को, कृषक सहकारी समितियों को, समितियों को वित्त उपलब्ध कराती हैं। वित्त मतलब धन, मुद्रा, वित्त उपलब्ध कराती हैं। कल का बजट ठीक से सुना है या नहीं सुना सबने? वित्त उपलब्ध कराती हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है ना, पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों सहकारी समितियां। पैरा चेंज करते हुए लिखें, भारत में महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक एवं मिल मालिकों, महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक एवं मिल मालिकों कॉमा लगाओ, आंध्र प्रदेश में तटीय मछुआरों, आंध्र प्रदेश में तटीय मछुआरों, मछुआरों के साथ साथ, के साथ साथ गुजरात में, गुजरात में दुग्ध उत्पादकों, दुग्ध उत्पादकों, उत्पादकों द्वारा अपनाई गई सहकारी व्यवस्था, द्वारा अपनाई गई सहकारी व्यवस्था सफल रही है, सफल रही है, परंतु, परंतु शेष भागों में, शेष भागों में कृषकों के मध्य आपसी द्वेष, कृषकों के मध्य आपसी द्वेष, द्वेष, ईर्ष्या, कृषकों के मध्य आपसी द्वेष, ईर्ष्या एवं वैमनस्य के कारण, आपसी द्वेष, ईर्ष्या एवं वैमनस्य के कारण, वैमनस्य के कारण यह व्यवस्था सफल नहीं रही है। यह व्यवस्था सफल नहीं रही है। पूर्ण विराम, टॉपिक समाप्त। अब अंतिम बात पर आइए, सभी के सभी लिखिए, भूमि का अंकेक्षण, भूमि का अंकेक्षण या अभिलेखकरण, अभिलेख शब्द से लिखिए अभिलेखकरण, अभिलेखकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंकेक्षण या अभिलेखकरण को लिखेंगे कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन लिखो। इस क्रियाविधि के अंतर्गत, इस क्रियाविधि के अंतर्गत कंप्यूटर में चढ़ाना, शिव ने पूछा अंकेक्षण क्या होता है? कंप्यूटर में एंट्री करना। इस क्रियाविधि के अंतर्गत भारत में उपलब्ध कुल भूमि, इस क्रियाविधि के अंतर्गत भारत में उपलब्ध कुल भूमि का
का कंप्यूटर अभिलेख तैयार किया गया है। आजकल आपको पटवारी से मिलने की जरूरत नहीं है अपने भूमि के रकबे के बारे में देखने के लिए। आप अपने कंप्यूटर में जाइए, आप सब फीड है, आप देखिए, वहीं से आप अपना खसरा निकालिए, खतौनी निकालिए और अपने काम के लिए पहुंच जाइए। ठीक है ना? नहीं तो खसरा और खतौनी निकालने के लिए पटवारी साहब महीनों चक्कर लगवा देते थे और घूस पर घूस लिए जाते थे। मित्रों सच बताऊं, बिल्कुल बुरा मत मानना, इतना करप्टेड डिपार्टमेंट है, इतना करप्टेड डिपार्टमेंट बिना पैसे किसी चीज की बात नहीं करता। ऐसे लगता है सरकार ने इसे सैलरी किस बात के लिए दी होगी, है ना? तो क्या किया, उपलब्ध भूमि का कंप्यूटरीकरण का कार्य, कंप्यूटर में एंट्री का कार्य किया जाना है या किया गया है, किया गया है। पूर्ण विराम लगाओ। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत केवल यही प्रयास है, केवल यही कार्य, केवल यही प्रयास है जो पूर्णतः सफल रहा है, जो पूर्णतः सफल रहा है। पूर्ण विराम। पूर्णतः सफल रहा है, पूर्ण विराम। ठीक है ना? पूर्ण विराम। बस अब एक पैराग्राफ आपको अंतिम लिखा देता हूं, कुछ कंक्लूजन टाइप के जब कभी लिखना तो स्वतंत्रता प्राप्ति, पैराग्राफ सबके बारे, पूरे भूमि सुधार के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भूमि सुधार की दिशा में, भूमि सुधार की दिशा में भूमि सुधार की दिशा में कई कानून बनाए गए, कई कानून बनाए गए, लेकिन सामाजिक आर्थिक, लेकिन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जटिलताओं, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जटिलताओं कॉमा लगाओ, भूमि सुधार कानून की खामियों, भूमि सुधार कानून की खामियों कॉमा लगाओ, शासन एवं प्रशासन तंत्र की शिथिलता, शासन एवं प्रशासन तंत्र की शिथिलता, शासन एवं प्रशासन तंत्र की शिथिलता आदि के कारण, आदि के कारण भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में, भूमि सुधार कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में, अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहा है, अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों, ये था आपका लैंड रिफॉर्म का टॉपिक, जिसमें मैंने बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम हर एक बात आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से इन 5 या 6 टूल्स में से ऐसा कोई भी बात नहीं है जिसे आप लोग ठीक प्रकार से नहीं लिख पाए। बढ़िया से आप लोग मित्रों लिखिएगा,
हर एक बात बहुत ही भली भांति प्रकार से मैंने आपको समझा दी है। कुछ ने क्या, एक बच्चे ने लिखा, सर क्या ये इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाता है? बिल्कुल इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी के शिक्षक भी पढ़ाते हैं, पर यह भूगोल के पाठ्यक्रम का भी कृषि तंत्र के अंतर्गत का भाग था, इसलिए इसे मैंने पढ़ा दिया है, इसे हमने पढ़ा दिया है। आप लोग बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को तैयार करिएगा मित्रों। शानदार, मैंने एक एक बिंदु आपको समझा भी दिए हैं, एक एक बिंदु आपको लिखा भी दिए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए। बाकी भी इकोनॉमी के अंतर्गत आप लोगों को, जैसे कृषि के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो कृषि बैंकिंग व्यवस्था भी पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमी में ही कृषि सब्सिडी पढ़ा दिया जाता है, इकोनॉमी में ही एमएसपी आदि पढ़ा दिया जाता है। तो मैं उन सारे क्षेत्रों को बिल्कुल टच नहीं करने जा रहा। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि दो शिक्षकों के बीच में कोई भी टॉपिक ओवरलैप करे। ध्यान रखें, कोई भी दो टॉपिक ओवरलैप करे, पर कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें पढ़ाना आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है मित्रों। बस इतनी ही बात मुझे इस पे कहनी थी। तो मित्रों यहां तक बातें अपेक्षा करता हूं ठीक रही होंगी, सब कुछ बढ़िया से समझ में रही आई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अपने इस चैप्टर में कृषि क्रांतियां। सभी लोग हेडिंग देंगे, कृषि क्रांतियां। हेडिंग दे, कृषि क्रांतियां। कृषि क्रांतियां, जिसमें से सबसे पहली कृषि क्रांति आप पढ़ेंगे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके अभिषेक, ठीक है। पॉलिटी में भी पढ़ाया जाता होगा, बिल्कुल पढ़ाया जाता होगा। सर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके जवाब जल्दी देना उचित नहीं होता मोनू, ठीक है? ठीक है। श्वेता ने कुछ लिखा, सर इकोनॉमी वाले सर जी एक भी टॉपिक सही से नहीं लिखाते हैं। ओके, बोल दिया जाएगा सर को। ओके ठीक है। अंजलि ने कब किसी बात को लिखाया होगा कि सर रिपीट कर दीजिए, मेरी नज़र नहीं गई थी, तो रिकॉर्डेड वीडियो से आप उसे ठीक कर लीजिएगा अंजलि। अब पॉसिबल नहीं क्या रिपीट करना था, ठीक है? चलो तो अब हरित क्रांति टॉपिक पर आते हैं। फटाफट मुझे बताओ, इससे पहले किसी बिंदु पर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी भी तरह की प्रॉब्लम? हरित क्रांति, बजट की बातें इकोनॉमी वाले सर करेंगे, पूछा मैं नहीं। मैं जानता हूं एस के झा सर बहुत बहुत ही गजब के शिक्षक हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। एस के झा सर इकोनॉमी के बहुत जानकार हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताई है कि कैरियर विल संस्था ने अपने शिक्षकों का चयन बहुत ही सोच विचार कर किया है, इसलिए किसी भी शिक्षक पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। बस लिखाने की बात है तो उनसे बोल दिया जाएगा, सर थोड़ा सा लिखा दीजिए और, ठीक है? ओके शानू, ठीक है, गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग हरित क्रांति पर बात करते हैं। अच्छे से समझना मित्रों, पूरी पृष्ठभूमि समझाता हूं, पूरी पृष्ठभूमि समझाता हूं। ओहो अब कमेंट्स मत करो। बिल्कुल पक्का सोनी है ना, बिल्कुल सही है। ओके ओके
ठीक है साहिल, ओके, गुड। बिल्कुल, बहुत अच्छा सचिन, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों ने तो सारे के सारे टीचर, जैसे आप एक एक करके अपने टीचर्स के बारे में लिखा है, अभिषेक सर हो गए, मंजेश सर हो गए, मेरी कक्षाएं अपनी जो भी हैं तो आप लोगों के सामने ही है मित्रों। उसके अलावा इसके झा सर की हमारी कक्षा हो गई, रवि सर की कक्षाएं होगी, मेन स्ट्रीम में यही कक्षाएं होती हैं। ये सारी की सारी कक्षाएं सारे शिक्षकों द्वारा बेहतर तरीके से पढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, शानदार तरीके से सारे लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि बहुत अच्छे से कोई समझा रहा है तो कोई बहुत अच्छे से समझा कर लिखा रहा है, तो कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपके लिए सर्वोत्तम दे रहा है, बस ये समझिएगा। और हर विषय की अपनी अपनी प्रकृति होती है, हर विषय की अपनी अपनी प्रकृति होती है, और उस तरीके से आप लोगों को पढ़ते रहना, ठीक है ना, ठीक है। एग्रीकल्चर कोई ऑप्शनल का टीचर इधर चेतन अच्छा है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है। ज्योग्राफी का पूछते तो मैं बता देता। अब एग्रीकल्चर का टीचर मेरे नजर में कोई ऐसा अच्छा इधर साइड है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, ठीक, अदरवाइज पक्का बताता, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, सचिन अब मुझे सुनो ना, छोड़ो ये 1958 ये वो सब सुनो, छोड़ो, मुझसे सुनो अब ध्यान से। 1947 को आप सभी जानते हैं भारत को आजादी मिली। भारत को क्या मिली? आजाद भारत अस्तित्व में आया। 15 अगस्त को लिखित रूप से भारत आजाद भारत कहलाया। घोषणा पूर्व में हुई या कब हुई बहुत फर्क नहीं पड़ता, इतिहास की कक्षाएं मैं नहीं पढ़ा रहा। माउंटबेटन योजना क्या थी, डिकी बर्ड प्लान क्या था, इस सब पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, पर ध्यान से सुनेंगे। शानदार पृष्ठभूमि समझाता हूं मित्रों, जो भूतो न भविष्यति आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ जाए, बस ऐसा ध्यान से सुनना कि आखिर हरित क्रांति की भारत में जरूरत क्या पड़ी, हरित क्रांति क्या है, विश्व स्तर पर क्या है, भारत के संदर्भ में क्या है, हर एक बात आज इस कक्षा से यहां पर समझो। 1947 में जिस समय पर भारत आजाद हुआ, तो आप सभी के सभी जानते हैं भारत में 3 प्रकार की राजस्व नीतियां थीं, कल ही मैंने बताई है, जिसमें से एक थी जमींदारी व्यवस्था, एक थी माहलदारी व्यवस्था और एक थी रैयतबाड़ी व्यवस्था। इन तीनों ही व्यवस्थाओं में किसानों का इतना अधिक आर्थिक शोषण किया गया था, इतना अधिक कृषकों का, काश्तकारों का आर्थिक शोषण किया गया था कि कृषकों ने अपनी अपनी भूमियां छोड़ दी और अपनी अपनी भूमियों से लगान देना तक बंद कर दिया। बदले में आजादी के समय पर जब भारत आजाद हुआ, तो आजाद भारत अत्यंत ही गरीब था, अत्यंत ही दरिद्र था, अत्यंत ही निर्धन भारत लोगों के हाथ में लगा। वह भारत जो औपनिवेशिक कालखंड से पूर्व सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। यह भी सच है कि मुगल आक्रमण के उपरांत भारत का जो तकनीकी ज्ञान था, बौद्धिक कौशल ज्ञान था, वह कहीं ना कहीं रसातल पर गया। उन्होंने केवल एवं केवल भारत पर बादशाहत कायम की, किसी भी स्तर पर मित्रों विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास पर कोई भी ऐसे काम नहीं किए। स्थापत्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से अमूल्य और अप्रतिम योगदान मुगल संस्कृति का रहा है। परंतु मित्रों ध्यान से समझने की कोशिश यहां पर करना है, यहां पर समझने की कोशिश करना है। औपनिवेशिक त्रासदी ने तो भारत के रक्त को चूस लिया, भारत को
पूरी तरह से मित्रों निर्धन बना दिया। अब आजाद निर्धन भारत में लोगों को जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो सबसे पहले देखो, जब हम सारे कार्यों से और सारे दायित्वों से मुक्त होते हैं तो सबसे पहले ऐसा ही लगता है कि अच्छा अच्छा भोजन तो कम से कम करने को मिले। तो इस कालखंड में मित्रों लोगों को अच्छा अच्छा भोजन की तो छोड़ो, भूख मिटाने के लिए भोजन प्राप्त हो, इसकी जरूरत थी। भूख मिटाना था भारतीयों की, भूख मिटाने के लिए मित्रों भोजन की आवश्यकता थी। समझने की कोशिश करना, भोजन की आवश्यकता थी। ये तो बात चल ही रही थी, उसके साथ आप यह भी जानते हैं सभी कि भारत के आजादी के साथ एक बड़ी ही भयानक त्रासदी भारत के सिर पर आई। भारत का विभाजन हुआ। साथ ही क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के दौरान करोड़ों की संख्या में पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भारत में आकर बस गए। करोड़ों की संख्या में लोग पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान से आकर कहां बस गए मित्रों? भारत में आकर बस गए। तो पहली समस्या थी कि स्वतंत्र भारत में जो निवास करने वाली मानव जनसंख्या है उसकी भूख को मिटाना था, उसे किसी भी स्थिति में भोजन उपलब्ध कराना है। दूसरा, भारत के विभाजन से भारत पर पहुंचे हुए जो विस्थापित हैं, शरणार्थी हैं, उनको किसी भी स्थिति में उनका पुनर्वास करना था। भारत के समक्ष यह दो महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं। मित्रों, 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की जानी थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जब पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की जानी थी, इस समय पर मित्रों इन दो समस्याओं के साथ साथ भारत सरकार के समक्ष एक और बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी हो गई और वह थी क्या? इन्फ्लेशन की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या। मुद्रास्फीति कैसे बना? देखो, भूमि का वितरण असामान्य था, भूमि का प्रबंधन निश्चित रूप से कुप्रबंधन की दशा में था। आप ये जानते हैं कि भूमि विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित थी। कुछ एक वर्गों के पास भूमि थी, बाकी कृषकों एवं काश्तकारों के पास न भूमि थी न भूमि का मालिकाना हक उनके पास था। तो भूमि की उत्पादन एवं उत्पादकता अत्यधिक निम्न थी। आजाद भारत के निवासियों के लिए अब भोजन की उपलब्धता कैसे कराई जाए? इनकी भोजन की मांग बढ़ी, आपूर्ति उतनी थी नहीं। तो मित्रों, मांग अधिक होने से यदि आपूर्ति में कमी आती है तो निश्चित रूप से बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, इन्फ्लेशन की स्थिति आती है। तो खाद्यान्न क्षेत्र में 1951 में इन्फ्लेशन की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण समस्याओं में सामने आई। सरकार ने एक एक करके कदम उठाया। पहले भारत के विभाजन से जो विस्थापित भारत पर उस समय पर आए थे उनके पुनर्वास की व्यवस्था किया। दूसरा, लोगों के भूख मिटाने के लिए, लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए तथा बाजार में खाद्यान्न क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति थी उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 1953-54 में अमेरिका से एक पैक्ट किया, अमेरिका से एक ट्रीटी की, अमेरिका से एक डील की जिसे माइलो 480 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माइलो 480 के नाम से जानते हैं। 480 के नाम से जानते हैं। बेसिकली माइलो वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की रद्दी किस्म की मकाई होती थी, रद्दी किस्म की मकाई होती थी।
तो वो पैक्ट उसकी डील थी कि वो अपने यहाँ का माइलो ज्वार या माइलो मकाई हमारे यहाँ भेजेंगे, जो कि हमारे भारतीयों के लिए पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। आपको बता दें मित्रों कि ये जो माइलो ज्वार वहां पर होती थी या मकाई होती थी, ये सबसे रद्दी किस्म की ज्वार थी, जिसे वहां का सुअर भी नहीं खाता था। अमेरिका ने भारत को देने की हामी भरी, और उसमें भी अमेरिका का ढेर सारा दबाव था। इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार और प्रथम आर्थिक सलाहकार और इस व्यवस्था का मंत्रालय संभालने वाले व्यक्ति महलनोबिस महोदय थे। समझ रहे हैं मेरी बात? अर्थतंत्र संभालने की जिम्मेदारी महलनोबिस के कंधों पर आई, और राष्ट्र संभालने की जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर तो थी ही। महलनोबिस और नेहरू दोनों ने एक ऐसा मॉडल भारत के लिए बनाया कि भारत शांति के साथ साथ, सौहार्द के साथ साथ वैश्विक स्तर पर सहयोग प्राप्त करते हुए अपना निरंतर अनवरत औद्योगिक विकास करता रहे। पहली पंचवर्षीय योजना गुर्नर मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू तो नेहरू महलनोबिस मॉडल कहलाती है, जो औद्योगिक विकास पर आधारित थी। मित्रों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े उद्योगों का विकास किया गया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब आरंभिक पंचवर्षीय योजना थी, तो ग्राम समितियों की स्थापना की गई, और ग्राम समितियों के माध्यम से गांव-गांव तक खाद्यान्नों के आपूर्ति की व्यवस्था की गई, तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से काश्तकारों के लिए जमीनें बहाल करने के प्रयास किए गए। प्रयास कितने सफल थे ये आप देख चुके हैं। प्रयासों की सफलता को आप देख चुके हैं मित्रों। तो इसके अनवरत प्रयास किए गए। इन प्रयासों के तहत मित्रों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आगाज हुआ, बड़े उद्योगों का विकास किया गया, और बड़े उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्र की आवश्यकतानुरूप औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करना तो था ही, बल्कि उसके साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराना था, क्योंकि नेहरू का यह मानना था कि यह बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, उपक्रम होते हैं, औद्योगिक इकाइयां होती हैं, इनका अपना ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, अधोनिस्यंदन प्रभाव होता है। अर्थात अगर कुछ भी लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय स्तर में वृद्धि होगी, उनका सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा, तो उसका प्रभाव समाज के निचले तबके के लोगों तक भी खुद ब खुद मिलता चला जाएगा, होता चला जाएगा। कुछ इस प्रकार से मित्रों इन्होंने सोचा, विचार किया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से औद्योगिक विकास पर आधारित किया। 1961 में मित्रों तृतीय पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया गया, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का समन्वित विकास करना। क्या मुख्य उद्देश्य था? कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों का समन्वित विकास करना, दोनों का पैरेलल विकास करना। इस उद्देश्य से 1961 में बेसिकली मित्रों तीसरी पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया गया। लेकिन इससे पूर्व की बात है मित्रों कि वैश्विक शांति एवं सौहार्द कायम करने के उद्देश्य से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ दोस्ती का संबंध बढ़ाया। 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, चीन को अपना परम हितैषी मित्र बताया, और ना केवल मित्र बल्कि भाई के तुल्य स्थान प्रदान किया। आप जानते हैं चीन की नजरें आरंभ से ही तिब्बत पठार में चुभी हुई थी मित्रों।
59 में चीन तिब्बत पठार पर न केवल कब्जा करता है बल्कि बुद्धिस्टों को यातनाएं देता है, और उन यातनाओं के प्रभाव से ही चीनी बुद्धिस्टों के जो धर्म गुरु दलाई लामा थे वहां से भारत की ओर प्रवास कर जाते हैं, और वह फिर उसके बाद तिब्बत पठार कभी निर्वासित जीवन व्यतीत करते रहे भारत में। तो भारत में आप देखेंगे अगर हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में मैक्लॉडगंज में उन्होंने निर्वासित आवास अपना बनाया हुआ है। चीन का कहना था कि आप उन्हें आश्रय मत प्रदान करिए, और भी कई बातें थी, पर उन्हें आश्रय मत प्रदान करिए। भारत ने यह कहा कि बौद्ध धर्म का केंद्र या जननी भारत भूमि रही है, अगर वह भारत में रहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, पर यहां से हम उन्हें किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं चलाने देंगे। फिर भी चीन जैसा देश भारत को अपना दुश्मन मान बैठा, और 1962 में चीन ने भारत पर युद्ध कर दिया। आप सभी को पता है कि भारत अभी नवजात शिशु था। भारत ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया था कि चीन हमें युद्ध की विभीषिका में झोंक देगा। तो 1962 अक्टूबर में आप सभी के सभी जानते हैं मित्रों, भारत एवं चीन युद्ध हुआ। भारत अभी युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हमारी बुरी तरह से मित्रों पराजय होती है, बुरी तरह से हमारी पराजय होती है। चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मित्रों, बहुत बड़ा हिस्सा तिब्बत पठार के अक्साई चिन क्षेत्र को हड़प लेता है। लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को हमसे हड़प लेता है। तो दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो मैकमेहन लाइन थी उसका उल्लंघन करता हुआ भी चीन हमारी भौगोलिक सीमा तक प्रवेश कर गया, हमारी भौगोलिक सीमा तक प्रवेश कर गया। हम बुरी तरह से पराजित हो चुके थे, बुरी तरह से पराजित हो चुके थे मित्रों। हालांकि उस समय के जो राजनीतिक कूटनीतिज्ञ और विश्लेषक थे उनका यह कहना था, नेहरू जी को भी यह समझाना था कि चीन जैसे देश से दोस्ती निभाई जाए लेकिन फासले मेंटेन करते हुए। फासले मेंटेन करने का मतलब था कि चीन की दोस्ती में भी उन तत्वों को अवश्य देखा जाए कि क्या कहीं यह दोस्ती करके पीठ में छुरा तो नहीं घोपेगा। चीन ने आखिर वही किया, पर यहां कहीं ना कहीं नेहरू जी की अदूरदर्शिता एकदम सामने आई। नेहरू जी की अदूरदर्शिता मित्रों सामने आई कि आखिर नेहरू को यह बात क्यों समझ नहीं आई थी। 1962 का युद्ध 1963-64 में मित्रों इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में चलाया गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में चलाया गया। लेकिन उस समय पर भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी नहीं थी कि इस क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता रहा हो, कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता रहा हो। आप जानते हैं 1964 में मित्रों माननीय श्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है। सत्ता नसीब भारत का एक लाल होता है मित्रों। सच में भारत की रग रग से वाकिफ, जिसकी नस नस में भारत बसता था, भारत का वैसा एक लाल भारत का प्रधानमंत्री होता है जिसे आप लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। उसे ज्ञात था, उसे भान था, वैश्विक कूटनीति और राजनीति का अच्छा समझ थी, उन्हें अच्छी समझ थी। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि दूसरे के कंधों पर अपना भार रख के हम अपने भारतीयों को दीर्घकाल तक भोजन तो नहीं करा सकते,
इन्हें हम भोजन की उपलब्धता तो नहीं करा पाएंगे, हम भोजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो नहीं हो पाएंगे, हमें उद्योगों में भी आत्मनिर्भर होना होगा, हमें अर्थ क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा, हमें कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा, हमें विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा। तो मित्रों, विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में आप जानते हैं मित्रों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आप सभी जानते हैं भारत में परमाणु आयोग की स्थापना की गई थी मित्रों, और उसको सफलीभूत कराने का प्रथम प्रयास माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा किया गया था 1964-65 में। इस क्षेत्र का अग्रगणी या दूत या मसीहा उन्हें ही कहा जा सकता है। मित्रों, सेना, भारतीय सेना के नवीनीकरण का प्रयास पहली बार उन्होंने ही किया। भारतीय सेना को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने का प्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। अर्थात भारत में, स्वतंत्र भारत में अगर विभिन्न प्रकार के सुधारों का मसीहा कहा जाए तो उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है। उन्होंने तरह तरह के प्रयास किए। जब तक हम संभल पाते 1965 में अपने बगल में बसा हुआ एक सपोला अपने फन उठाता है और भारत को डसने की कोशिश करता है। 65 में मित्रों, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य का युद्ध छिड़ गया। अभी हम संभल ही नहीं पाए थे। 1962 के युद्ध से टूटी हुई हमारी कमर अभी ठीक ही नहीं हुई थी कि 1965 में दूसरा युद्ध हुआ। भारत का लाल कहता है कि इस तरह से अगर युद्धों की विभीषिकाओं से हम डरते रहे तो पड़ोसी दुश्मन लगातार आंखें तरेरते ही रहेंगे, अर्थात इन्हें हमें माकूल जवाब अवश्य देना होगा। उस जवाब देने के प्रयास में इन्होंने अपनी सेनाओं को इस बात का आश्वासन दिया कि आप सीमाओं पर डटे रहें, आप सीमाओं पर डटकर लड़ें। जिस भौगोलिक क्षेत्र तक आप उन्हें खदेड़ सकते हो, खदेड़ कर दूर भगाओ, और जिस क्षेत्र तक आप पहुंच चुके होंगे, आपके द्वारा जीती गई भूमि आपकी होगी, किसी और की नहीं। अगर चीन ने हमारी भूमि छीना तो आज तक वापस नहीं लौटाया। अगर पाकिस्तान ने 1948 में कबायली युद्ध के माध्यम से कश्मीर की हमारी भूमि छीनी तो आज तक वापस नहीं की। तो 1965 में हमारी सेनाएं भी जिस भूमि तक अधिकार करेंगी उसे मैं वापस नहीं करूंगा। इसलिए जाओ, डट जाओ सीमाओं पर, और मित्रों छीन लो उनकी जमीनों को। उन्होंने पहली बार अपनी सेनाओं को इस तरह के आदेश दिया और भारत की सीमा, भारत की सेना आगे तक बढ़ चली। और मित्रों, इन्हें बहुत अच्छे से अंदाजा था कि जैसे हम इस प्रकार की बातें करेंगे, भारत की सेना को हम इस प्रकार से सबल बनाने के प्रयास करेंगे, उन्हें आत्मबल प्रदान करने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से अमेरिका जैसा कह सकते हैं कूटनीतिक साझेदार जो केवल अपने आर्थिक हितों के लिए ही संबंध बनाता हो, निश्चित रूप से हमारे साथ चल रही खाद्यान्न आपूर्ति की मांग के लिए किए गए पैक्ट को तोड़ देगा। और हुआ भी यही मित्रों। अमेरिका ने भारत के लिए जो माइलो 480 की आपूर्ति करता था वह बंद कर दिया। अचानक भारत के समक्ष खाद्यान्न संकट की स्थिति आई। भारत के लाल ने भारतीयों से आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन का भोजन छोड़ दें, राष्ट्र की बात है। स्वयं मित्रों एक वक्त का भोजन करता था, पूरे परिवार के लिए एक वक्त का भोजन केवल कराता था। एक फटी अपनी धोती को भी सिल कर पहनता था। बड़े ही आदर्श प्रस्तुत करने वाले जीवन यापन को लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया। और क्या कहता है? किसानों से कहता है, किसानों को समझाता है कि अगर भारत की सेनाएं सीमा पर डटकर भारत की अस्मिता और आन बान शान को बचाने का प्रयास करती हैं तो सीमाओं के अंदर के सैनिक आप हो, सीमाओं के अंदर कार्य करने वाले प्रहरी आप हो। आपकी अपने दायित्व बनते हैं कि आप अपने भौगोलिक क्षेत्र पर इस धरा से इतना उत्पादन करो
कि भारत का लाल कोई भूखा ना सोए। इसीलिए मित्रों उन्होंने दो अलग अलग नारे दिए, जहां जवानों को कहा कि जय जवान, वहीं किसानों को कहा जय किसान, और दोनों नारे आपस में जुड़े और जुड़कर क्या कहलाते हैं? जय जवान जय किसान का नारा जाना जाता। कहता है कि वह सीमा पर लड़ रहा है तो आप अपने खेतों पर लड़ो और धरती का सीना चीरकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करो, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मित्रों, बहुत कुछ और करने जा रहा था, बहुत कुछ और करने जा रहा था। राष्ट्रीय सत्ता लोलुपताओं का, ठीक नहीं लगता कहना, आंतरिक राष्ट्रीय सत्ता लोलुपताओं का बोझ कुछ लोगों के सिर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि वह भारत का लाल भारत का शासन तंत्र संभाले, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहां से ताशकंद पहुंचता है। ताशकंद में क्या हुआ, गॉड नोज, केवल ईश्वर जानता है ताशकंद में हुआ क्या। इसके लिए मैं एक सुझाव जरूर दूंगा। एक मूवी है मित्रों, एक सिनेमा है, एक पिक्चर है, जो भी आप कहते हो, ताशकंद फाइल, वास्तविक घटना पर आधारित, वास्तविकता पर आधारित। आप सबको देखना चाहिए कि ये सत्ता के गलियारे कितने निर्मम होते हैं। ये केवल सत्ता के गलियारे हैं मित्रों, हम्माम में यह सब एक जैसे हैं। देखिएगा, जरूर देखिएगा। ताशकंद फाइल नाम है मूवी का, सभी के सभी को देखना चाहिए मित्रों, और जरूर देखना चाहिए आप सबको। खैर, आगे आते हैं, आगे आते हैं। ताशकंद भारत के इस महामानव को, इस लाल को निगल गया। लौट कर आया तो उनकी मृत्यु सैया पर लेटा हुआ पार्थिव शरीर भारत के समक्ष फिर से त्राहिमाम त्राहिमाम की दशा थी। कहते हैं ना कि जब समस्याएं आती हैं तो पैकेजेस में आती हैं। 1965 का युद्ध तो हम जीते थे, पर हमारे धन बहुत खर्च हो चुके थे, हमारी स्थिति सुधरी नहीं थी। कि मित्रों 1966, 67, 68 में लगातार 3 वर्षों का घोर अकाल आ गया। ये लो, रही सही कसर इसने भी पूरी कर दी। 1966, 67, 68 का घोर अकाल हुआ। इस स्थिति में भारत पहुंच गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए ना तो बजट था, न ही उद्देश्य शेष बचे थे मित्रों। यही एक कालखंड है जिसमें एनुअल प्लान बनाए गए, वार्षिक योजनाएं बनाई गई मित्रों। और इस दौर में भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री बनती हैं माननीय इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी एमएस स्वामीनाथन को बुलाती हैं और बोलती हैं, स्वामीनाथन, भारतीयों के भोजन का कुछ तो जुगत करो। स्वामीनाथन पहले से भी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। स्वामीनाथन ने वैश्विक स्तर पर उन्नत बीजों पर आधारित जो हरित क्रांति आई थी, उस मॉडल को भारत में भी लागू करना चाहते थे। स्वामीनाथन के प्रयास से संकर बीजों पर आधारित खाद्यान्न उत्पादन की क्रांति जो मैक्सिको में, चीन में, जापान में, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त हुई थी, ब्राजील में प्राप्त हुई थी, उसे भारत में भी लाना चाहते थे। उन्होंने प्रयास किए मित्रों, और उनके प्रयासों के तहत 1969 में भारत खाद्यान्न उत्पादन में अचानक 2.5 गुने की वृद्धि प्राप्त करता, 2.8 गुने की, मैं उसे मोटा मोटा 2.5 गुने की कहता हूं, अचानक 2.5 से 3 गुने की वृद्धि प्राप्त करता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में होने वाली इस अचानक वृद्धि को ही किस नाम से जाना गया? ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, हरित क्रांति के नाम से जाना गया।
इसलिए एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। पर क्या यह हरित क्रांति भारत की देन है? नहीं, ऐसा नहीं है। समझना मेरी बात। एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक था जिसका नाम था विलियम गैड। क्या नाम था मित्रों? विलियम गैड। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक था विलियम गैड। विलियम गैड फिलीपींस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि की यात्रा करते हैं और यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इन देशों ने बहुत ही कम समय में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो भारत में नहीं बल्कि उन देशों में आई खाद्यान्न उत्पादन की आत्मनिर्भरता को विलियम गैड ने कहा कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, मतलब जो औपनिवेशिक त्रासदी के बाद के देश हैं, उन देशों ने हरित क्रांति को प्राप्त कर लिया है। तो पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा शब्द विलियम गैड महोदय द्वारा दिया गया था। अमेरिकी विद्वान थे, लेकिन इसका जनक कौन रहा है? अमेरिकी विद्वान डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको पर कृषि वैज्ञानिक के रूप में निरंतर शोध कर रहे थे। नॉर्मन बोरलॉग ने संकर बीजों के बौने पौधे तैयार किए गेहूं के मैक्सिको में, और उन पौधे से कई गुना उत्पादकता प्राप्त की, कई गुना उत्पादन प्राप्त किए। तो भारत के संदर्भ में जब एमएस स्वामीनाथन मदद लेते हैं तो जापान का नॉरिन 10 और मैक्सिको का अल्फा नस्ल, ध्यान से, जापान का नॉरिन 10 एवं मैक्सिको के अल्फा नस्ल के गेहूं के बीजों का संकरण कराया गया। नॉरिन 10 एवं अल्फा नस्ल के गेहूं के बीजों का संकरण कराया गया, और उस संकरण से जो तैयार हुआ बीज, उसे भारत में कहां पर रोपित किया गया, कहां पर बोया गया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोया गया मित्रों। और इस बीज के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षा से कई गुना अधिक वृद्धि हुई, जिसे आशातीत वृद्धि कहा जाता है। तो गेहूं उत्पादन में प्राप्त इस आशातीत वृद्धि को ही भारत के संदर्भ में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। वैश्विक स्तर पर इस शब्द के जनक विलियम गैड महोदय हैं, परंतु ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग महोदय हैं। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन महोदय हैं। मित्रों, इन तथ्यों को याद रखेंगे। फिर इसके बाद आगे की कक्षा में मैं इन तमाम बातों को लिखाते हुए आप लोगों को यह समझाऊंगा कि हरित क्रांति कितने चरणों से गुजरा है, हरित क्रांति के नवीन चरण या द्वितीय हरित क्रांति की बात क्यों की जाने लगी है, हरित क्रांति की सफलताएं क्या रही हैं, तो हरित क्रांति की असफलताएं क्या रही हैं। इन तमाम पक्षों पर विचार हम करेंगे कल की कक्षा में। आज इतना समय शेष नहीं बचा है कि मैं अन्य तमाम बातों को आपके साथ कर सकूं। मित्रों, आशा करता हूं कि जो मैंने कहानी अभी सुनाई है आप सब तक जरूर पहुंची होगी, आपने सबने ठीक से समझा होगा। इस कहानी के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग कल लिखेंगे और कल तैयार करेंगे। ठीक है ना मित्रों? तो आज की कक्षा की समाप्ति यहीं पर करना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।